सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय नेक्स्ट क्लास। पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखना चालू किया था द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या देखा था हमने कि द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी सब डिवाइडेड इन थ्री वेज। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनमें से कौन कितना वैलिड है, कौन वैलिड नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट में अपने अपने ऑब्लिगेशन पार्टीज ने पूरे कर दिए हैं या नहीं, या फिर एक पार्टी या दोनों पार्टीज को अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे करने बाकी हैं। बी और सी वाले जो सेक्शन हैं अभी हम उनको बाद में देखेंगे। पहले हमने ए वाला सेक्शन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देख लिया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाम में ही आंसर छुपा है कि जो पूरी तरीके से वैलिड होते हैं, सही होते हैं, विच आर हैविंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे तरीके से सही होते हैं। सेकंड वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखी थी, दैट वाज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बनाते हैं उस समय तो सही होते हैं, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। तो एक बार ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पर तो पहुंच जाते हैं, लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि दे आर नो मोर एनफोर्सिएबल इनटू द लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद में मैंने आपको डायरेक्टली फोर्थ नंबर वेराइटी पे लेके आया था, वॉइड एग्रीमेंट। क्यों लाया था? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना था। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के लिए क्या बोला था? दैट इट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड सिंस बिगनिंग। याद रखने के लिए क्या तरीका बताया था? इनिशियो में एक वर्ड इनिशियल आ रहा है ना, यानी कि शुरुआत से, और इन हमारे जो कैरेक्टर्स स्टार्ट होते हैं ABCD शुरुआत से ही, ये गलत है। वॉइड एब इनिशियो लैटिन भाषा में बोला जाता है, और वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो वॉइड सिंस बिगनिंग। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से बन जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है दैट इट इज नो मोर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जयपुर और जोधपुर में होंडा एक्टिवा की डीलिंग अगले महीने की 15 तारीख को होने वाली थी, वो वाला एग्जाम्पल देखा था ना, जिसमें अगले महीने की 15 तारीख को X जो जोधपुर में बैठा है और Y जो जयपुर में बैठा है, यहां से होंडा एक्टिवा एक ट्रक में चढ़ा के इसको दी जा रही थी। रास्ते में क्या हो गया था? ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। तो इस वजह से जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस समय तो सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि यो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। इट इज नो मोर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वैरायटी दैट इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये देखना चालू करते हैं कि किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। सबसे पहले तो voidable contracts has been defined under section 2 clause I, यानी कि section 2 clause I में voidable contracts को define किया गया है। अब देखिए, पहले भी हमने देखा था कि एक voidable contract किसे कहा जाता है? जिसमें कि फ्री कंसेंट का एलिमेंट मिसिंग होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इफ द एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग देन इट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपको किसके साथ में कनेक्ट करना है? द एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट। ये फ्री कंसेंट का एलिमेंट अपन ने कहां देखा था?
contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is legally enforceable if it is made with lawful object, lawful consideration, free consent of the parties who are competent to contract, एंड पांचवा क्या था, एग्रीमेंट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर एनी लॉ. एग्रीमेंट वॉइड नहीं बताया हुआ होना चाहिए ये वाला जो एग्रीमेंट है. यदि ये पांचों बातें पूरी हो जाती हैं तो एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल एंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो वहां हमने एक चीज पढ़ी थी, फ्री कंसेंट, यानी किसी भी पार्टी, दो पार्टीज हैं एक्स और वाई की, एक्स ने वाई को ऑफर दिया तो वाई की कंसेंट फ्रीली आनी चाहिए. हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको, जबरदस्ती उसके माथे पे बंदूक रख के ये कंसेंट नहीं लेनी है. जबरदस्ती ली हुई कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं बोला जाता है. अब आइए आगे देखते हैं. एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or other parties is a voidable contract. इसमें कहीं भी वर्ड फ्री कंसेंट काम में नहीं लिया गया है, लेकिन छुपा हुआ मीनिंग वही है. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट which is legally enforceable या enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other parties. कहना क्या चाह रहा है, कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनता है तो उसमें कम से कम दो पार्टीज होती हैं, ये तो हमने पढ़ा था. यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को केवल एक ही पार्टी यदि एनफोर्स करा सकती है कोर्ट में जाके, बट दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स नहीं करा सकती है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. वापस सुनिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला के अपने को समझना है. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of only one or more parties but not at the option of other parties is a voidable contract. आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं. X ने Y को ऑफर दिया कि Y भैया आप अपना घर क्या मुझे 50 लाख रुपए में बेचेंगे. उस घर की एक्चुअल कीमत थी बेटा 1 करोड़ रुपीस, लेकिन ऑफर देते वक्त ने एक्स एक गुंडा था, उसने वाई के सर पे बंदूक तान दी और बोला क्या अपना घर मुझे 50 लाख रुपए में बेचेंगे. वाई के पास मरता क्या नहीं करता, कोई ऑप्शन नहीं था, तो वाई ने बोला हाँ साहब बेचता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं, कंसेंट दे रहा हूं. लेकिन क्या वाई की कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन की गई है? नहीं, वाई की कंसेंट जबरदस्ती ऑब्टेन की गई है. तो जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ सकता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर सकता है. ये ऑप्शन केवल वाई के पास में अवेलेबल होता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल बना रहने दे, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड या खत्म कर सकता है. लेकिन क्या ये ऑप्शन एक्स को अवेलेबल है? नहीं, ऐसा ऑप्शन एक्स को नहीं दिया गया है कि वो चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो उसे खत्म कर दे. ये ऑप्शन केवल वाई को दिया गया है. अब समझिए क्यों, क्योंकि वाई की कंसेंट फ्रीली नहीं आई थी. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one or more parties यानी कि Y, but not at the option of other parties यानी कि X is a voidable contract. Y चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को voidable, इस voidable ये कैसी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये voidable कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि Y की कंसेंट फ्रीली नहीं आई थी. ये बात तो समझ में आ गई. अब देखो इसका अपन है ना, हिंदी में एक वर्ड होता है संधि विच्छेद.
यानी कि अपन वर्ड को तोड़ के पढ़ते हैं। voidable इज इक्वल्स टू void प्लस able। यस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें void यानी कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बनने की कैपेबिलिटी होती है, इनमें एबिलिटी होती है void बनने की यानी कि गलत बनने की। voidable को अब याद रखने का तरीका समझ में आ गया। voidable कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू void प्लस able, उनमें एबिलिटी होती है void यानी कि गलत बनने की, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बनने की। तो एक बात बताइए, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of only one or more parties but not at the option of other parties। वन और मोर पार्टीज जो केवल इसे एनफोर्स करा सकते हैं, केवल उनको ये ऑप्शन दिया गया है y को, और x इनको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि y की कंसेंट फ्रीली नहीं आई थी। अब ये वन और मोर क्यों का क्या फंडा है, एंड नॉट ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज क्यों लिखा है? क्यों, क्या ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि एक जगह तो है x और a, ये एक लेफ्ट साइड ऑफ द पार्टी है, और y और b ये राइट हैंड साइड ऑफ द पार्टी है। ये जमीन का टुकड़ा y और b के कंबाइंड नाम था और x और a इन्हें मिल के खरीद रहे हैं, जहां पर इनकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी और इन्होंने जबरदस्ती इन लोगों से ऐसी कंसेंट ली। क्या ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा पार्टीज हैं और राइट हैंड साइड में भी एक से ज्यादा पार्टीज हैं? कैसे भी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो सकता है। So an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, at the option of, ये one or more का मतलब समझ में आया, but not option at the option of other parties। अब क्लियर हो गया ना बेटा? Absolutely। So an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other parties is a voidable contract। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही पार्टीज के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल रहता है? क्योंकि उनकी कंसेंट जो ली गई है वो फ्री कंसेंट नहीं है। ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन कनेक्ट किसको करना है आपको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को किससे करना है? फ्री कंसेंट से करना है। आई होप आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दो तीन बातें ये समझ में आ गई होंगी। सबसे पहली वापस रिवाइज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें एबिलिटी होती है वॉइड बन जाने की। क्यों एबिलिटी होती है वॉइड बन जाने की? क्योंकि एक पार्टी की कंसेंट जो ली गई होती है वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है, जबरदस्ती ली गई कंसेंट होती है। तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है उसी को ये ऑप्शन दिया जाता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ सकता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर खत्म कर सकता है, यानी कि रिसेंड कर सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब समझ में आ गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिनमें एबिलिटी है वॉइड बनने की और वो एबिलिटी एक्सरसाइज करने का राइट केवल एक ही पार्टी को दिया जाएगा। ये पहला पार्ट मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अपन दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द लॉ कन्फर्स राइट ऑन द एग्रीव्ड पार्टी आइदर टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और टू एक्सेप्ट इट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का मैं आपको देता हूं। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अपने फ्री कंसेंट अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, आगे जाके हमें ये सब डिटेल में पढ़ने होंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाए इस वजह से मैं इन चारों का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, शब्दार्थ आपको समझा देता हूं, शब्द मीनिंग, वर्ड मीनिंग। आइए, यदि कंसेंट
इन तरीके से ली गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। नंबर 1 कोअर्जन। आइए कोअर्जन का मतलब समझते हैं। कोअर्जन का मतलब ब्रॉड मीनिंग है कि इंडियन पीनल कोड जो होता है आईपीसी, आपने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी होंगी। हिंदी फिल्मों में आपने कई बार पुरानी हिंदी फिल्मों में ये सुना होगा कि जज अपना जजमेंट देता है, ताजीराते हिंद की दफा 302 के तहत गुनहगार को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, आ गया समझ में इंडियन पीनल कोड, जहां पर कोई भी आप क्राइम वगैरह करते हैं वगैरह तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स वगैरह का के बारे में उस एक्ट में डिस्कस किया गया है। तो अब उसमें मान लो मर्डर, किडनैपिंग वगैरह वगैरह इन सब के बारे में भी डिस्कस किया गया होगा। सो कोअर्जन के थ्रू ऑब्टेन की गई कंसेंट, एक्स ने वाई को क्या बोला कि यदि तुमने ये जमीन मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हारे को किडनैप कर लूंगा या तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, फिर बाद में रोते हुए मत आना कि जमीन ले लो। ठीक है, तो उसने ऐसा काम किया विच इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड, या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन अंडर इंडियन पीनल कोड। कोअर्जन का मतलब समझ में आया? एक्स वाई की कंसेंट किस तरीके से ले रहा है, कोई भी ऐसा काम करके जो कि इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, या ऐसा काम भले ही उसने किया नहीं हो, ऐसा काम करने की धमकी देके कि यदि तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा, मर्डर कर दूंगा या फिर किडनैप कर लूंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा काम करके जो या तो इंडियन पीनल कोड के अंदर प्रोहिबिट है या फिर ऐसा काम भले ही किया नहीं हो, उस काम को करने की धमकी देके वो वाई की कंसेंट ले रहा है, तो वो वाई की कंसेंट कोअर्जन के थ्रू ले रहा है और वाई की कंसेंट फ्री नहीं होगी। कोअर्जन का मतलब समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब। देखो, नाम वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है या नहीं जहां पर एक बंदे का दूसरे बंदे के ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि बॉस और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सबॉर्डिनेट यानी कि उसके नीचे जो आदमी मातहत काम कर रहा है, तो बॉस और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, सबॉर्डिनेट के पास में एक जमीन का टुकड़ा है मेन मार्केट में जिसकी बाजार कीमत 50 लाख रुपए है। बॉस ने सबॉर्डिनेट को ऑफर दिया, क्या तुम वो जमीन का टुकड़ा मुझे 25 लाख रुपए में बेचोगे? सबॉर्डिनेट को ध्यान है कि उसने यदि बॉस को वो जमीन का टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब यहां पर कोई फिजिकल थ्रेट तो नहीं है जैसा कि कोअर्जन में था, लेकिन यहां पर क्या है, मेंटल प्रेशर तो है या नहीं है? मेंटल थ्रेट या मेंटल प्रेशर तो नहीं है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो चीजें जरूरी हो गई। नंबर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन कि वो दूसरी पार्टी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे, इस तरीके की पोजीशन में है। और दूसरी बात, वो उस अपनी पोजीशन को सेकेंड वाले पर्सन यानी कि सबॉर्डिनेट पे एक बेजा फायदा उठाने के लिए इस पोजीशन का यूज कर रही है। बात समझ में आई? यहां पर कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है जैसा कि कोअर्जन में था, लेकिन यहां पर क्या मैं इसे मेंटल कोअर्जन नहीं बोल सकता हूं, मेंटल थ्रेट नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो आपको कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझ में आ गया। एक में तो फिजिकल थ्रेट, एक में मेंटल प्रेशर या मेंटल थ्रेट। उस तरीके से यदि सबॉर्डिनेट ने हाँ किया अपनी जमीन बेचने का, तो बाद में वो चाहे, चूंकि वो इस तरीके से ली गई कंसेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, बना देती है, तो अब बाद में सबॉर्डिनेट चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू कर सकता है और चाहे
तो उसे रिसेंड या खत्म करवा सकता है। ये उसको केवल सबऑर्डिनेट को ही रिलेशन ये अधिकार मिलता है, बॉस को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ओनली वन और मोर पार्टीज कौन सी? जिनकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है। तो ये तो हो जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। किस किस तरीके से बनते हैं? जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती है। यदि कंसेंट कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाती है। उसमें से मैंने आपको कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस समझा दिया गया है। अब आइए अपन समझते हैं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, जैसे अपन ने कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को कंपेयर किया ना, एक में तो फिजिकल थ्रेट होता है, एक में मेंटल प्रेशर होता है, उसी तरीके से हम फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को भी आपस में कंपेयर करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। जब एक आदमी को ध्यान है कि वो दूसरे आदमी को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो सही नहीं है, बस उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जबरदस्ती उसके साथ में गलत गलत बातें कर रहा है, तो वो फ्रॉड की श्रेणी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन नंबर 1 के पास में एक मशीन थी, उसे उस मशीन को पर्सन नंबर 2 को बेचना था। उस मशीन की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज ओनली 500 यूनिट्स, जबकि पर्सन नंबर 1 ने पर्सन नंबर 2 को वो मशीन बेचने के लिए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जानते हुए जानबूझ के रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि मेरी इस मशीन की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स है। तो उसने जानबूझकर दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके साथ में झूठ बोला या नहीं बोला, और पर्सन नंबर 2 ने उस झूठ पे रिलाय करके उस मशीन को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं बनाया। तो पर्सन नंबर 1 ने जो पर्सन नंबर 2, इन दोनों ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, चूंकि उसमें पर्सन नंबर 2 की कंसेंट फ्रॉड के थ्रू आ रही है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। और जब पर्सन नंबर 2 चाहे तो उसे इस बात की सच्चाई का पता पड़े, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़े, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करा दे, खत्म करा दे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे, खत्म कर दे। वे फ्रॉड का मतलब समझ में आया कि जानबूझकर कोई आदमी गलत बातों को रिप्रेजेंट करके किसी सेकंड पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हामी भरवा लेता है। फ्रॉड भी क्लियर हो गया। अब आइए अपन आगे बढ़ते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वापस पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2 के सामने बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जानबूझकर नहीं, अननोइंगली वो सेकंड पर्सन को गलत बात रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन में इसका धोखा देने का इंटेंशन कभी भी नहीं होता है, फ्रॉड करने का इंटेंशन कभी भी नहीं होता है। वो खुद भी अनजाने में ही पर्सन नंबर 2 को गलत बात रिप्रेजेंट करता है, और पर्सन नंबर 2 उस गलत रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे पर्सन नंबर 1 के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। पर्सन नंबर 1 के पास में एक मोटरसाइकिल थी, वो उसे बेचनी थी। पर्सन नंबर 1 का ये मानना था कि उसकी मोटरसाइकिल एकदम टॉप कंडीशन में है, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं, और उसने पर्सन नंबर 2 को यही बात रिप्रेजेंट कर दी कि मेरी मोटरसाइकिल इज इन वेरी टॉप कंडीशन। पर्सन नंबर 2 ने उस बेसिस पे वो मोटरसाइकिल पर्सन नंबर 1 से खरीद ली। बाद में समझ में आया कि यार ये तो कोई टॉप कंडीशन में है नहीं, ये नॉर्मल बेकार सी कंडीशन में है। तो भले ही
इसका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन बात तो गलत ही बोल दी, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, तो अब पर्सन नंबर 2 को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़े, चाहे तो उसे वहीं खत्म कर दे, रिसेंड कर दे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे। तो फ्रॉड कंपेयर किन्हें किया जाता है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को, और कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को। इन 4 तरीके से ली गई कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाती है। और जिस बंदे की फ्री कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई होती है, उसी के ऑप्शन पे ये होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दे, और चाहे तो उसके साथ में ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, आगे कैरी ऑन कर लेता है। ये बात समझ में आई? If the contract is entered as a result of coercion, undue influence, fraud या misrepresentation, the law confers right on the aggrieved party either to reject the contract or to accept it। ठीक है, उसको ऑप्शन मिलता है। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, however the contract continues to be enforceable unless it is repudiated by the aggrieved party। यानी कि जब तक कि जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, जब तक वो उसे वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हुआ रहेगा, जब तक कि वाई उसे खत्म करने के लिए आगे कदम नहीं उठा लेता है, तब तक वो एनफोर्स हुआ माना जाएगा। अच्छा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। A under threat, that is coercion, agrees to sell his house for rupees 50,000. The contract is voidable at the option of aggrieved party। यानी कि A, he may either avoid the contract or choose to be bound by it। If he chooses to be bound by it, it continues to remain enforceable, otherwise he can rescind the contract। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या पूरी जिंदगी जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी, क्या पूरी जिंदगी उसे ऑप्शन दिया जाएगा कि वो जब चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ता रहे, जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे? नहीं, पूरी जिंदगी वाई को, जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी, उस आदमी को पूरी जिंदगी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसको यदि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना है, यानी कि खत्म करना है, तो उससे एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना रहेगा। रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना रहेगा, वॉइड बनाना रहेगा। ये रीजनेबल टाइम किस चिड़िया का नाम है? रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर कोर्ट जाना होगा। रीजनेबल टाइम हर केस टू केस बेसिस पे वेरी होता है। हर केस टू केस बेसिस पे कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा कि वो रीजनेबल टाइम के अंदर यहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 50 साल बाद आके बोलता है उस समय मेरी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी भैया मेरे घर बेचने की, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाओ, तो ये मान्य नहीं होगा। उसे रीजनेबल टाइम 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर, 1.5-2 साल के अंदर पहुंच जाना चाहिए था। 50 साल बाद जाके बोलेगा तो नहीं, उसकी ये प्लिया एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगी कि आप, वो कोर्ट बोलेगी आप रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर नहीं पहुंच रहे हो। तो आशा करता हूं आपको जो ये नेक्स्ट वैरायटी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डेफिनेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? जो बनाते हैं उस समय तो सही होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एनफोर्स होना बंद हो जाता है। जैसे होंडा एक्टिवा वाला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिया था मैंने कि जिस समय 1950 के टाइम ओपियम या अफीम की खेती करना मना नहीं था सरकार की तरफ से, लेकिन एक्स और वाई ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वाई एक्स को अपने खेत में अफीम उगा के देगा, लेकिन
जिस समय कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं उससे पहले ही ओपियम की खेती को सरकार ने बैन कर दिया। तो बाद में जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस समय तो सही था, बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया या नहीं हो गया कि इससे अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये बन गया इस इवेंट के कारण, चेंज इन लॉ के कारण। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली, वन और अदर पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ये सिंगुलर और प्लूरल वाली बात पार्टी में समझ में आपको आ गई ना, पहले भी बताई थी। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। A contract when originally entered was valid but subsequently due to subsequent impossibility or illegality or change in law it becomes enforceable। पहले में डेफिनेशन था, दूसरे में उस डेफिनेशन को हमने elaborate कर दिया, समझा दिया, मीनिंग समझा दिया। तो a contract is voidable at the option of the aggrieved party, it continues to be valid until contract is rescinded, यानी कि खत्म कर दिया गया by the aggrieved party। ये सेकंड पॉइंट समझ में आया। पहले में डेफिनेशन, दूसरे में उसी को एक पॉइंट बढ़ाने के लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके नंबर हैं भैया एग्जाम में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली सही था, बाद में किन्हीं कारणवश एनफोर्सेबल नहीं रहा। जबकि इसमें एग्रीव्ड पार्टी जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आती है उसके ऑप्शन पे वो चाहे तो वैलिड चाहे तो रिसेंड कर सकता है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, राइट्स। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल रेमेडी फॉर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज को कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलती, जबकि इधर क्या एक राइट मिलता है ना, वो अग्रीड पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देवे, चाहे तो उसके साथ में आगे बढ़ जाए। In this case, if aggrieved party opts not to rescind the contract within reasonable time, the contract continues to be valid। यदि aggrieved party, जिसकी aggrieved party कौन होता है, जिसकी consent freely नहीं ली गई होती है, वो ऑप्शन चूज करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू करे। और रिसेंड भी कितने समय के अंदर करना होता है, रीजनेबल टाइम के अंदर करना होता है, और वो रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं पहुंचती है कोर्ट में। द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छे से इसे वापस रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। और फ्री कंसेंट के बारे में जो 4 तरीके बताए हैं कि इन 4 तरीकों से, कौन से 4 तरीकों से, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन दो को कंपेयर करते हैं ना, और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन दो को आपस में कंपेयर करते हैं। इन चारों तरीके से यदि कंसेंट आई गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। और चूंकि फ्री कंसेंट जिस पार्टी की नहीं ली गई है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट, या वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है। और जिस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, रिसेंड कर दे, वॉइड बना दे। और यदि वो चाहती है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना तो उसे रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर खत्म करना होगा। यदि वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर खत्म नहीं करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो जाएगा, वैलिड रह जाएगा। और रीजनेबल टाइम क्या होता है, हर केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो ये वाला पार्ट जो मैंने आज आपको इतनी डिटेल में कराया है, इसे अच्छे से वापस 2 बार पढ़ना, वीडियो देखना, रिवीजन करना, और अपने छोटे एकदम शॉर्ट नोट्स बना के, प्रिसाइज नोट्स बना के, जिससे आपको फ्यूचर रेफरेंसिंग में 1 मिनट में पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये चीज होती है। इस तरीके से नोट डाउन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और अपने कोई भी डाउट्स होंगे वो दोपहर 12 से 1 के बीच में फोन करके पूछेंगे। मेरे नंबर्स आप सबके पास में डेफिनेटली होंगे। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो तो भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फोन करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स अ लॉट। कल आगे के वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और देखने चालू करेंगे।